प्यारे छात्र एवं छात्राएं कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक हैं। आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज फुल रिवीजन गोधुली भाग 2 हिंदी का गद्य भाग का पाठ 1 से 5 तक का पूर्णतः फुल रिवीजन कर लेंगे, जिससे कि परीक्षा में आप लोगों का एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो यह ऑब्जेक्टिव का आज रिवीजन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए, ऐसा आज क्वेश्चन है जो बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस प्रश्न से आपको आपका जो सपना है वह सपना साकार होगा, आपका जो लक्ष्य है वह लक्ष्य पूरा होगा। तो आइए, आज हम लोग इस रिवीजन में सर्वप्रथम पहला जो हमारा पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, उस श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का आज पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। ये श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का पहला प्रश्न है जो बाबा साहेब के नाम से पुकारे जाते हैं। इसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है, तो सही जवाब क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर सही जवाब क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। अगला प्रश्न है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? आप लोग भी ये अपना जवाब दीजिएगा और कमेंट करके बताएंगे कि आज आप कितने प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। हम तो बता ही रहे हैं, लेकिन आप लोग भी इस प्रश्न को देख करके अपने से जो है जवाब देने का काम कीजिएगा। और ये आज का क्लास थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि एक पाठ से 5 पाठ तक का रिवीजन कर रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न क्या है? भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो सही जवाब होगा बड़ौदा नरेश। सही जवाब क्या होगा? बड़ौदा नरेश। अगला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? तो यह होगा द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म। क्या होगा सही जवाब? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, है ना। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ये सही जवाब होगा। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, ए नंबर का सही जवाब होगा। दूसरा है आधुनिक सभ्य समाज किसके लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता के लिए। किसको मानता है? कार्यकुशलता के लिए। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह क्या है? यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है। यह क्या होगा? यह इच्छित पेशा चुनने की जाति प्रथा, यह इच्छित पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है, पैतृक पेशा चुनने को बाध्य करती है। कार्यकुशलता से कोई मतलब नहीं है। ये सभी सही है, इसीलिए इसका डी आंसर सही होगा, उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है भाईचारे का संबंध दूध और पानी के मिश्रण से क्यों बताया गया है? भाईचारे का संबंध दूध और पानी से क्यों बताया गया है? क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है? एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है जाति प्रथा निर्धारण करती है पेशा, दिनचर्या, व्यापार, कुछ नहीं। जाति प्रथा क्या निर्धारण करती है? जाति प्रथा निर्धारण करती है पेशा को। किसको? पेशा को। सही जवाब क्या होगा? पेशा। श्रम। अगला प्रश्न श्रम विभाजन निश्चय ही सब समाज की क्या है? दोष है, पाखंड है, गुण है, आवश्यक है। श्रम विभाजन निश्चय ही जाति प्रथा का क्या है? आवश्यकता है। ये सही जवाब होगा, आवश्यकता है। किसने श्रम विभाजन के नाम पर श्रम को विभाजित कर दिया है? सभ्य समाज ने। किसने? सभ्य समाज ने। अगला प्रश्न है
बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? मध्य प्रदेश, महू के मध्य प्रदेश में। नहीं तो सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवन चर्चा की एक रीति रिवाज तथा समाज में सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। यह किनकी उक्ति है? यह उक्ति भीमराव अंबेडकर की है। किनकी उक्ति है? भीमराव अंबेडकर की। संविधान सभा के निर्माता कहकर किन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है? भीमराव अंबेडकर को। सही जवाब क्या होगा? भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है, जाति प्रथा अगला प्रश्न है, जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। क्योंकि यह प्रश्न क्या है? जो जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए, नहीं, श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। ए नंबर का हमारा सही जवाब होगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का निबंध क्या है? नागरी लिपि, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, 20 के दांत बहादुर। तो सही जवाब क्या होगा? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई? 1956 ईस्वी में। कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म के लेखक कौन हैं? भीमराव अंबेडकर। कौन है? भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे कबीर, बुद्ध, ज्योतिबा फुले। इनमें से सभी, ये सभी है। कौन कौन थे? भीमराव अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे बुद्ध, कबीर, बुद्ध और ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की रचना है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा किस विधा की, या जाति प्रथा किस विधा की निबंध है? तो यह क्या है? निबंध है। स्वाभाविक है, किस विधा की रचना है? तो यह निबंध है। ए नंबर का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल। भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? जाति प्रथा। क्या है? जाति प्रथा। हु आर शूद्राज किनकी रचना है? हु आर शूद्राज किनकी रचना है? ये भीमराव अंबेडकर की है। द अनटचेबल्स किनकी रचना है? भीमराव अंबेडकर की। तो इस तरह से ये सभी पहला पाठ का आज हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, पढ़े हैं, इसका रिवीजन किए हैं। अब आइए दूसरा पाठ है हमारा 20 का दांत। दूसरा पाठ क्या है? 20 का दांत। इस 20 के दांत का अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। 20 के दांत का क्वेश्चन देखेंगे जो इसमें क्या है। 20 के दांत का पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा के अनुसार महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर कौन जीत जाते हैं? अक्सर कौन जीत जाते हैं? तो महल वाले। कौन जीत जाते हैं? महल वाले। अगला प्रश्न है, मदन पड़ोसियों के आवागर्द छोकरों के साथ क्या खेल रहा था? पतंग उड़ा रहा था, क्रिकेट खेल रहा था, लट्टू नचा रहा था।
क्या खेल रहा था? लट्टू नचा रहा था। अगला प्रश्न है, मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। मदन किसका बेटा है? गिरधर लाल का। सेन साहब के कार की कीमत, सेन साहब के कार की क्या कीमत थी? 7,500। क्या कीमत थी? 7,500। भीमराव अंबेडकर 20 के दांत के लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत के लेखक कौन हैं? नलिन बिलोचन शर्मा। ठीक है। 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? 20 के दांत किस साहित्यिक विधा की रचना है? यह कहानी है। 20 के दांत क्या है? कहानी है। नलिन बिलोचन शर्मा की कहानी है 20 के दांत। क्या है? 20 के दांत। अगला प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पटना में, भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, वाराणसी में। तो पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। सेन साहब अपने बेटे को किस तरह देखना चाहते थे? हीरो की तरह, गुंडे बदमाश की तरह, खिले फूल की तरह? इनमें से कोई नहीं है। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का। साहित्य का इतिहास दर्शन किनकी रचना है? नलिन बिलोचन शर्मा का। हंस कौओं की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? यह पंक्ति 20 के दांत से लिया गया है। किस पाठ से लिया गया है? 20 के दांत से। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ किनकी कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा के कविताओं से हुआ। आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का आरंभ किनके कविताओं से हुआ? नलिन बिलोचन शर्मा। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की क्या था? आँखों का तारा था। क्या था? आँखों का तारा था। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। सीमा कौन थी? सेन साहब की बेटी। किन्हें देखकर औरत सहम गई? किन्हें देखकर औरत सहम गई? सेन साहब को देखकर औरत सहम गई। सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? खोखा छू रहा था। सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? सेन साहब की गाड़ी को कौन छू रहा था? तो कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। कौन छू रहा था? मदन छू रहा था। मिस्टर सिंह की गाड़ी की हवा किसने निकाल दी थी? कासू ने। किसने निकाल दिया था? हवा कासू ने निकाल दिया था। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ। यह किसका कथन है? मैं खोखा को इंजीनियर बनाने के लिए जा रहा हूँ। यह किसका कथन है? सेन साहब का कथन है। किसका कथन है? सेन साहब का कथन है। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? उदंड, नासमझ, मूर्ख, सुशील थी। सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? सुशील थी। 20 के दांत शीर्षक पाठ किस कहानी के संग्रह से लिया गया है? 20 के दांत एवं अन्य कहानियां से। 20 के दांत एवं अन्य कहानियां से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? लेखक नलिन बिलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। लेखक उसका क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। अगला प्रश्न है, हम भारत से क्या सीखें? अगला चैप्टर हमारा क्या आ गया? हम भारत से हम क्या सीखें? बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर किनकी आकृति था? सीताराम का। किसका आकृति था? सीताराम का। मैक्स मुलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पद्यानुवाद क्या था? मेघदूत का। किसका क्या था? मेघदूत का। बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था,
बादशाह अकबर ने जो सिक्का चलाया था उस पर कौन सा शब्द अंकित था? सियाराम। कौन सा शब्द अंकित था? सियाराम। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मूलर को। किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती मैक्स मूलर को कहा है। मैक्स मूलर का भाषण है, क्या है? हम भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें? अगला प्रश्न क्या है? मैक्स मूलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? गाँव में। कहाँ होता है सच्चे भारत का दर्शन? गाँव में। मैक्स मूलर ने कठ और केन उपनिषद, हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था? जर्मन भाषा में किया था। जनरल कर्णिधम क्या थे? आलोचक, राजनीतिक, दार्शनिक। तो जनरल कर्णिधम कौन थे? जनरल कर्णिधम कौन थे? ये पुरातत्ववेता थे। कौन थे? पुरातत्ववेता थे। वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्कों से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वारेन हेस्टिंग्स को दारिस नामक सोने के सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में। कहाँ मिला था? वाराणसी में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? ये 1783 ईस्वी में। कब क्या था? 1783 ईस्वी में। भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किनके लिए प्रयुक्त हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किनके हुआ है? युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। किनके लिए हुआ है? ये युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए। अगला प्रश्न है मैक्स मूलर के मास्टर थे। मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे? ग्रियर्सन। कौन थे मैक्स मूलर के मास्टर कौन थे? डॉक्टर वल्ली। पहला ऑप्शन है ग्रियर्सन, दूसरा है डॉक्टर वल्ली, तीसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो सही जवाब क्या होगा? डॉक्टर वल्ली। क्या होगा? डॉक्टर वल्ली। भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है? भारत से हम क्या सीखें किस साहित्यिक विधा में है? तो यह भाषण है। किस साहित्यिक विधा में है? ये भाषण है। कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? कौन सी भाषा सभी भाषाओं का अग्रजा है? तो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत है। अगला प्रश्न है सभ्यता और संस्कृति के विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। क्या होगा? सभ्यता और संस्कृति विकास क्रम के साथ ही भारत में विकसित होते जा रहे हैं। मतांतर। क्या होते जा रहे हैं? विकसित होते जा रहे हैं। मतांतर। शहनामा का रचनाकाल क्या है? शहनामा का रचनाकार क्या है? 10वीं 11वीं सदी। शहनामा का रचनाकार 10वीं 11वीं सदी। पारसी धर्म को मानते थे। पारसी धर्म को मानते थे कौन? जैन धर्म, बौद्ध धर्म। पारसी जो है वह किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को, बौद्ध धर्म को, जरथुस्त्र धर्म और वैदिक धर्म। तो इसका क्या होगा? जरथुस्त्र धर्म को मानते थे। पारसी किस धर्म को मानते थे? जरथुस्त्र धर्म को। विशाल भारत संपत्ति और किस चीज की खान है? प्राकृतिक सुषमा का। किसका खान है? प्राकृतिक सुषमा की खान है। मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ था? डेसाउ, जर्मनी में। कहाँ हुआ था? डेसाउ, जर्मनी में। मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। क्या नाम था? विल्हेल्म मूलर। लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का अध्ययन किया था? लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मूलर ने किस भाषा का? तो संस्कृत भाषा का।
किस भाषा का? इसमें ऑप्शन है हिंदी का, जर्मन का, संस्कृत का, है ना, उसके बाद उर्दू का। तो क्या होगा? लिपजिंग विश्वविद्यालय में ये संस्कृत का जो है अध्ययन किए थे। किसका किए थे? किसका किए थे? संस्कृत का अध्ययन किए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, जनरल कर्णिधम का संबंध किससे है? जनरल कर्णिधम का संबंध किससे है? किससे है? तो ये क्या है? ऑप्शन में है वनस्पति विज्ञान, भू विज्ञान, पुरातत्व विज्ञान। तो यह पुरातत्व विज्ञान से है। किससे संबंध है? पुरातत्व विज्ञान से। 172 दारी सोने के सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। प्लेटो का संबंध किस देश से है? प्लेटो का संबंध किस देश से है? स्पेन से है। भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? भारत की सर्वाधिक आबादी कहाँ बसती है? गाँव में। कहाँ बसती है? गाँव में। सर्वाधिक आबादी गाँव में बसती है। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है 6 सितंबर 1823 को, 6 अक्टूबर 1823 को। कब हुआ था? तो मैक्स मूलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को। तो इस तरह से 3 पाठ का आज अभी तक हम लोग रिवीजन किए हैं। अब चौथा पाठ है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चौथा पाठ क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका हम लोग अब देखेंगे, जो नाखून क्यों बढ़ते हैं इस पाठ का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? बताइए। तो 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक है? पाशविक वृत्ति का। किसका प्रतीक है? पाशविक वृत्ति का। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? अस्त्रों का संचय, अनजान स्मृति को। किसको कहते हैं? अनजान स्मृति को। अगला प्रश्न है, नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के समक्ष किसने उपस्थित किया? छोटी बेटी ने उपस्थित किया। नाखून मनुष्य का क्या है? प्राचीनतम हथियार है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? भारतीय परंपराओं पर, भारतीय सैनिकों पर। क्या होगा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी को किस पर गर्व है? तो भारतीय परंपराओं पर। किस पर है? भारतीय परंपराओं पर, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी को किन पर गर्व है? भारतीय परंपराओं पर। अगला प्रश्न है, अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति है। क्या है? मनुष्य की विरोधनी, मनुष्य की संपोषणी, सहजात। क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। अस्त्र बढ़ने की प्रवृत्ति किसका है? तो मनुष्य की। यह जो है विरोधनी है। अस्त्र बढ़ने की, यह क्या होगा? अस्त्र बढ़ने का क्या होगा? यह जो है अगला प्रश्न, कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस पाठ से लिया गया है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के
कलात्मक विनोद क्या है? प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है? निबंध संग्रह। क्या है? निबंध संग्रह। अगला प्रश्न क्या है? नाखून क्यों बढ़ते हैं के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद नाखून क्यों बढ़ते हैं इसके नहीं लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बी नंबर का सही जवाब होगा। मैं मनुष्य की नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का आदिकाल किनकी कृति है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगी। कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उसे बढ़ने नहीं देगी। यह पंक्ति किस पाठ की है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का बढ़ना हमारी किस प्रवृत्ति का प्रतीक है? पाशविक वृत्ति का प्रतीक है। किसका है? पाशविक वृत्ति का। बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? नाखून क्यों बढ़ते हैं यह किस प्रकार का? नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? यह ललित निबंध है। कैसा है? ललित निबंध है। अनाम दास का पोथा उपन्यास किस लेखक की है? कृति है। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दयनीय जीव किसे कहा है? अल्पज्ञ पिता को। अगला प्रश्न क्या है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? किस रचना पर? कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना? है किस रचना पर हुआ था? तो यह किस रचना पर हुआ था? तो आलोक पर्व पर। किस पर हुआ था? यह आलोक पर्व पर हुआ था। हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार नहीं किस पर मिला था? किस पर मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार किस पर मिला था? आलोक पर्व पर मिला था, है ना? आलोक पर्व पर मिला था। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? आप लोग भी जवाब दीजिए और देखिए आज का रिवीजन, आज का यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्लास को जो है आप अधिक से अधिक शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, है ना? हाँ, ताकि शेयर करने से क्या होगा, ये सब और सभी छात्र के पास में जाएगा, सबको फ़ायदा होगा। सब जो है इससे अपने परीक्षा की तैयारी में लग जाएगा। परीक्षा जो है वह तैयारी करेगा, परीक्षा की तैयारी करेगा। इसीलिए आप लोग जो है शेयर कीजिएगा। तो आलोक पर्व हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ क्यों है? नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब आज के लिए ये हमारा अंतिम पाठ नागरी लिपि है। अंतिम पाठ क्या है? नागरी लिपि है। हस्तलिपि किसे कहते हैं? हस्तलिपि किसे कहा जाता है? हस्तलिपि किसे कहा जाता है? तो अब यहाँ पर ऑप्शन देखिए। हाथों में मेहंदी को, हाथों में मेहंदी को, हाथ की बनी मूर्ति को, हाथ से बने व्यंजन को, हाथ की लिखावट को हस्तलिपि कहा जाता है। हाथ से जो लिखा जाता है। पुरातन मानव का क्या अर्थ होता है? प्राचीन मानव। क्या अर्थ होता है? प्राचीन मानव। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या लिपि है? मराठी। इस सब का लिपि क्या है? मराठी क्या है? मराठी, नेपाली और नेवारी, इस सब का जो है क्या है? देवनागरी लिपि है। अगला क्या है? नागरी लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय लिपि की कहानी से लिया गया है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिला है? दक्षिण भारत से मिला है। कहाँ से मिला है?
दक्षिण भारत से। भारत इतिहास और संस्कृति नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले का। नहीं, किनकी रचना है? गुणाकर मूले का। सूर्य नामक पुस्तक किनकी रचना है? गुणाकर मूले का। किस शासक का लेख नंदी नागरी में है? किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? ये ध्यान से दीजिए, किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है? तो क्या है? मेवाड़ का गुहिल, सांभर, अजमेर के चौहान, कन्नौज, इस सभी का लेख जो है, इन सभी का डी नंबर का ऑप्शन सही होगा। उत्तर भारत के नागरी लिपि को हम किस नाम से जानते हैं? देवनागरी लिपि के नाम से जानते हैं। महमूद गजनवी द्वारा चलाया गया सिक्का पर किस लिपि में लिखा गया था? महमूद गजनवी द्वारा लिखा गया जो लेख था वह किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। मराठी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। मराठी भाषा की लिपि क्या है? बंगला लिपि। प्राचीन नागरी लिपि की क्या है? बहन है। माँ, पुत्री, बहन, इनमें से सभी। तो क्या है? बंगला लिपि क्या है? बंगला लिपि बहन है। बहन है। मानखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के शासकों के लेख। मानखेट के राष्ट्रकूट तथा विजयनगर के राजाओं के लेख किस लिपि में प्राप्त हुआ? नंदी नागरी लिपि में प्राप्त हुआ था। किस शासक ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर सीताराम की आकृति एवं नागरी लिपि के राम सिया शब्द अंकित है? किस शासक ने चलाया था? तो अकबर ने चलाया था। किसने? अकबर ने। मालवा में नागरी लिपि का प्रयोग होता था, इसका उल्लेख किसने अपने पुस्तक में किया है? मालवा में जो नागरी लिपि, इसका उल्लेख किसमें हुआ? अल्बेरुनी ने। किसमें? राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली? अमोघ वर्मा, दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम। तो अमोघ राष्ट्रकूट शासन की नींव किसने डाली थी? तो दंती दुर्ग ने। हिंदी के आदि कवि कौन है? सरहपाद। अमोघ वर्ष कौन था? प्रख्यात विद्वान राष्ट्रकूट राजा। क्या होगा? जवाब आप लोग भी दीजिए। तो प्रख्यात विद्वान कौन था? प्रख्यात विद्वान मिहिर भोज के ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में है। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब होने लगी? 2 सदी पहले से, है ना। बेतमा क्या है? दानपत्र। बेतमा कहाँ है? पटना के पास, इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। दक्षिण भारत के किस राजा ने पालियम ताम्रपत्र पालियम ताम्रपत्र मिले थे? किसके मिले थे ताम्रपत्र? ये मिले थे, हैं? ऑप्शन सब क्या है? राजा बरगुन का। क्या है? राजा बरगुन का मिला था, बरगुन का। आज के लिए अंतिम, इस चैप्टर का अंतिम और आज क्लास के लिए नागरी लिपि निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? भारतीय लिपियों की कहानी, अक्षरों की कहानी। नहीं, किससे लिया गया है? तो ये अक्षरों की कहानी से लिया गया है। तो इस तरह से आज हम लोग गद्य खंड का 1 से 5 तक नहीं ये देखे हैं। ये पार्ट 1 है, ए है। फिर हम नेक्स्ट क्लास में दूसरे दिन 6 से लेकर के 10 तक का जो है लेकर के आएंगे। इस तरह से संपूर्ण हिंदी का रिवीजन आप लोगों का हम गद्य और पद दोनों का कर देंगे। आप लोग सिर्फ क्लास को नहीं शेयर कीजिए,
और लाइक कीजिए। जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह सब्सक्राइब कीजिए। इसी आशा के साथ आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।